Welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. Ali Amin Gandapur is back in the news once again. एहतजाज की कॉल दे रहे हैं. देखना यह है कि ये मज़ाहमत किसके खिलाफ है. 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया गया है. आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा और अमेरिकन इलेक्शन सिर्फ 3 दिन बाद. इतनी पोलराइज्ड सियासत क्या पहली दफ़ा देखने को मिल रही है. ये सब कुछ डिस्कस होगा आज के जूम इन में. लेट्स बिगिन विद अली अमीन गंडापुर. आज चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की और उसके बाद मीडिया टॉक भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को सवाबी में एहतजाज होगा और साथ साथ मुल्क को बंद करने का जिक्र किया. उन्होंने कहा हमने पुरअमन मार बहुत खाली है और इस दफ़ा सर पे कफन बांध के निकलेंगे. वज़ीर आला केपी का ऐसा बयान कोई नया नहीं है, लेकिन इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर कोई बड़ा एहतजाज या कोई बड़ी कॉल देने का सोच रही है. ये अलग बात है कि देखना ये है कि एहतजाज के दिन क्या होता है. अगर एहतजाज के प्लान में इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी शामिल हुई तो फिर अली अमीन गंडापुर इस बार डी चौक पहुँचेंगे या पिछली दफ़ा की तरह केपी हाउस जाएंगे या फिर कहीं लापता तो नहीं हो जाएंगे, या इस बार फिर गुज़िश्ता एहतजाजी कॉल्स की तरह वर्कर्स को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और क़यादत ये कह के गायब रहेगी कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा था. क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान की सियासत में इतनी स्पेस क्रिएट हो गई हो कि इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके हुकूमत पीटीआई को कोई भी डिमांड पेश करे और हुकूमत मान ले. और सोचने की बात तो ये भी है कि क्या तहरीक इंसाफ जो एहतजाजी सियासत को कई दफ़ा आजमा चुकी है, क्या वो किसी और सियासी लाहे अमल के बारे में नहीं सोच सकती, जबकि हम सब जानते हैं कि वक्त का तकाजा ये है कि रोज़ाना एहतजाजों की कॉल से निकल कर एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा जाए. बहरहाल इसी पे बात करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, जो कि पीटीआई को और बानी पीटीआई को इनसाइड आउट जानते हैं. थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर जॉइनिंग अस. इस वक्त जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है पाकिस्तान का, वो 26th अमेंडमेंट के बाद कुछ ल्यूक वार्म सा नज़र आ रहा है. पहले 2024 के जनरल इलेक्शंस जब हुए थे तो वी वर होपिंग कि वो जो स्टोलन मैंडेट का नारा है और एक जो इलेजिटिमेसी का एलिमेंट आ गया इलेक्शंस में, उसके बाद शायद कोई बड़ी टफ कॉल देगी पीटीआई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब यूँ लगता है जिस तरह धरनों और एहतजाज की सियासत का मज़ीद कोई रूम नहीं रह गया, बिकॉज लोग कितनी दफ़ा बाहर निकले हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर राइट. अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इट्स देयर राइट. तो आपको लगता है कि ये जो सारा एक रिकन्सिलिएशन का एक हमने फेज़ देखा जिसमें मौलाना सेंट्रिक 26th अमेंडमेंट पास हुई और अब हमने अडयाला जेल से रिलीज़ होते देखा बुशरा बीबी को, डू यू थिंक के मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं पीटीआई के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा फिलहाल कोई मामला बेहतरी की तरफ जा. इसलिए कि देखें, पीटीआई ने गोल्डन चांस अपना मिस किया. जो उनको एहतजाज करना चाहिए था 9 तारीख को, वो उनका एहतजाज बनता था. और उन्होंने 8 को इलेक्शन लड़ा, जीता, और 9 को जो फॉर्म 47 पे हुआ, उसके बाद पीटीआई की जो हिरार्की थी, जो इलेक्शन जीत गई थी, और चाहते ये थे कि वो पार्लियामेंट में जाके इस बैटल को लड़े, ना कि वो किसी एहतजाज में जाएं. जबकि पूरा मुल्क में जहाँ से पीटीआई के लोग जीते थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैसियत से जीते या जिस तरह भी वो थे, तो पीटीआई की सपोर्ट पे, और वो उस वक्त मोबिलाइज कर सकते थे एक मूवमेंट को. लेकिन इन्होंने नहीं किया. इन्होंने मसलियतन, आई डोंट नो व्हाई दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी. मेरे नज़दीक तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं थी, क्योंकि इमरान खान को जेल में गए हुए काफ़ी अरसा हो गया था. बगैर बल्ले के निशान के पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा. इमरान खान के बगैर उन्होंने अपनी कन्विंसिंग की, जैसे तैसे भी की, लेकिन रिजल्ट बेहतरीन आया. इमरान खान के जेल पे जाने पे भी ये कोई खातिर सा पीटीआई मुजाहरा ना कर सकी, ना उन्होंने कोई ऐसा कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ पावर कोई दिखाई, स्ट्रीट पावर की जिसकी बात करें, कुछ भी नहीं उन्होंने किया. और पीटीआई की लीडरशिप भी कॉम्प्रोमाइज लगी हमें कि ये कुछ कॉम्प्रोमाइज है या कुछ डरी हुई है, खौफजदा है. अजीब अजीब मैसेजेस वो करते रहते हैं पीटीआई की लीडरशिप वाले के जी वो ये जो है इस वक्त एक जंग का माहौल है, और इस जंग के माहौल को बड़ी दानिशमंदाना अंदाज से लड़ना चाहिए. दानिश, इसमें अक्ल और दानिश का तकाजा ये है कि मैं आपको ये मफरूज़े पे बयान नहीं कर रहा, ये ट्वीट है कि अक्ल और दानिश का तकाजा ये है कि मैं डी चौक पे ना पहुंचूं, क्योंकि मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, लिहाजा आप लोग जरूर पहुंचे. एग्जैक्टली, ये बहुत डिस्कस हुआ, आप ठीक कह रहे हैं.
मैंने तो पूरी in my entire life I have not seen any leadership like that. So scared, so compromised. बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल very unfortunate for PTI, unfortunate for the people sitting in the government कि वो तो करने को तैयार नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपको लगता है मुझे तो कि कोई आसानी नहीं नजर बिकॉज वन वे और दी अदर, जिस तरह भी इस चीज़ को देखें, यू नो पीटीआई वेरी वेल, यू नो बानी पीटीआई वेरी वेल, आपको लगता है कि पार्लियामेंट में जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की पोस्चरिंग पीटीआई कर सकती थी, मतलब 80 सीट्स होना इज़ नो जोक, लेकिन उसके बावजूद ना पार्लियामान में डिलीवर कर पाए एज अ ऑपोजिशन। सारे कहते हैं ऑपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, मोस्ट पावरफुल, और वो ऑन टोज रख सकती है गवर्नमेंट को, लेकिन इनके फ्लिप फ्लॉप्स इतने ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि ना ये पार्लियामेंट में डिलीवर करते नज़र आ रहे हैं, ना अब सड़कों पे जिस क्राउड के लिए ये मशहूर थे कि क्राउड पुल कर लेते हैं, लोग निकल आते हैं, ना ये उसको मोबिलाइज कर सके हैं। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम इन योर ओपिनियन? प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप थी, या वो पार्टी में इस वक्त मौजूद नहीं है, या वो जेल में है, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, या एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा हैं, और दीगर दोस्त हैं जो पॉलिटिक्स को जानते भी हैं, पार्टी को भी जानते हैं, वर्कर से भी कनेक्टेड हैं। वो या तो जेलों में है या वो छोड़ गए। उसके बाद एक लीडरशिप है जो पाकिस्तान से बाहर भाग गई। वो जो पाकिस्तान से बाहर भाग गए, वो वहाँ बैठ के भड़के लगाते रहते हैं कि तुम लोग निकलो, तुम लोग करो, तुमने बस रोड पे आना है, तुमने मर जाना है, जान दे देनी है, और मैंने पाकिस्तान नहीं आना, हो जाऊंगा। और उनकी भी मुझसे भी बड़ी एक लीडरशिप जो है वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, जो यहाँ पे बैठ के कहती है कि तुम रोड पे आओ, मैंने नहीं आना इसलिए कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अब कल उन्होंने परसों एक ट्वीट किया कि पार्टी मुझे 4 लाख बंदे देगी तो हम एहतजाज का ऐलान करेंगे। अब पार्टी ने अगर 4 लाख बंदा मैनेज करके लाएगी सड़कों पे, तो आपकी जरूरत ही नहीं है, फिर आप हैं कौन फिर? तो उस तरह की लीडरशिप की वजह से पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है पीटीआई को। सो ये लॉयर्स को फोर फ्रंट पे लाना एक स्ट्रैटेजी लगती थी कि इन्होंने जान के सोच समझ के ये सोचा है कि लेट लॉयर्स फेस एवरीथिंग, बिकॉज वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है लीडरशिप भी वक्ती तौर पे उनको दिखावे को ही दे दें, बिकॉज डिसीजन मेकिंग तो अडयाला जेल से ही होती है, ये लोग उनसे जाके मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और बाहर आते हैं। बट जहाँ वैक्यूम आता है, जहाँ मुलाकातें रुकती हैं, वहाँ पे इनको लगता है कि इनके पास दे हैव नो क्लू कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। तो उस वक्त कौन कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग? क्या कोई सेकंड टियर पे आपको इतना स्ट्रांग बंदा कोई एक भी इस वक्त की लीडरशिप में नज़र आता है जिसकी बात को हम ये समझें कि अगर 4 दिन बाद बानी पीटीआई को पता चला कि इन्होंने मेरे बिहाफ पे डिसीजन लिया था तो वो एतराज़ नहीं करेंगे? नहीं, इस वक्त तो कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आप मुझसे बिल्कुल फ्लैटली पूछना चाहती हैं तो पीटीआई में इस वक्त तो कोई दूसरा लीडर नहीं है मौजूद। और जो ये जहाँ तक आपने इनकी बात की लॉयर्स की, शायद क़यादत का यही ख्याल था कि लॉयर्स जो हैं वो लीड कर लेंगे। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉयर्स, बहुत सारे मेरे दोस्त भी इसमें हैं मौजूद, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो उन्होंने सारी ज़िंदगी लॉ किया है, उन्होंने कानूनी जंग लड़ी है, उन्होंने कभी भी सियासी जंग नहीं लड़ी। और सियासी बैटल जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे लड़ी जाती है, और दे डोंट हैव दैट पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है उनके पास कि वो उसको लड़ सकें, तो उनका कसूर नहीं है। बट तो बड़ा कोई एक अच्छा ब्लेंड नहीं बन सकता था, लाइक पॉलिटिकल माइंड्स एंड लीगल माइंड्स टुगेदर? ये भी तो हो सकता था, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल माइंड्स तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, और फवाद चौधरी भी बिल्कुल यही एतराज़ कर रहे हैं कि ये सियासी लीडरशिप नहीं है। जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली बात यही है कि ये सियासी लीडरशिप नहीं है, और जो सियासी लीडरशिप मौजूद है, यानी इस वक्त जैसे फवाद चौधरी या दीगर का आपने नाम लिया, जो आना चाहते हैं पार्टी में वापस, उनका रास्ता बाकायदा ब्लॉक किए बैठे हैं, और ये समझते ही हैं कि अगर ये लोग आ गए वापस तो शायद ये इनकी जो इस वक्त चौधराहट है और वो ख़त्म हो जाएगी, और इनके लिए चौधरी नहीं रहेंगे वापस। तो लिहाजा ये अपने भले के लिए पार्टी का नुकसान करें। बट इवेंचुअली डोंट यू थिंक सो कि सियासी लोगों को ही आगे आना पड़ेगा? मेरी कल बात हो रही थी अपने शो में फवाद साहब से, और मैंने उनसे कहा कि आप कब मिलेंगे उनसे जाके, क्योंकि मिलने के बाद ही चीज़ें वाजे हो सकती हैं। अभी तो जो मैसेज अंदर से आता है हम उस पर भी श्योर नहीं होते कि ये वाकई वर्बेटम वही है जो उन्होंने कहा है या क्या है। तो आपको लगता है कि इवेंचुअली स्विच करना पड़ेगा लीडरशिप को? इवेंट होगा, मैं समझता हूँ कि बस एक मुलाकात इमरान खान से होनी है, उस लीडरशिप की जिसमें फवाद चौधरी, मैं, अली जैदी, असद उमर और दीगर लोग हैं जिनसे पार्टी छुड़वाई गई, वो बैठे हैं।
उन्होंने कोई डैमेज तो नहीं किया पार्टी को। Not at all. There was certain things that they couldn't do, तो उन्होंने वो पीछे हट गया, उन्होंने रिजाइन किया, वहां से हटे अपनी जगह से, दूसरों को जगह दिखाएं करें, लेकिन बट दे आर अवेलेबल। सो आई थिंक इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात होगी, किसी फवाद चौधरी की हो, मेरी हो या असद उमर की हो, किसी की भी हो, जब मुलाकात होगी और इस साइड की स्टोरीज उनको पता चलेंगी तो जाहिर है कि वो डिफरेंटली सोचेंगे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सेस लेने की? आप लोगों में से कोई भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मेरी तो कोई अप्रोच नहीं है वहाँ तक, इसलिए कि जो 4-5 लोग वहाँ उनसे खान साहब से मिलते हैं वो तो किसी छठे को मिलने नहीं देते। फवाद चौधरी की फिर भी थोड़ी बहुत होगी क्योंकि उनका भाई खान साहब का लॉयर है, तो वो उसके थ्रू शायद मैसेजिंग करते हैं। तो बट मेरा कोई कांटेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट फिलहाल नहीं है। बट जाहिर है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जब भी मौका मिले, चाहे वो हमें पार्टी में वापस लें या ना लें, हमारी एक एफिलिएशन, एक दोस्ती, एक मोहब्बत का रिश्ता रहा है, उस रिश्ते से मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। Fair enough. My last question to you. आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिले दोबारा से पीटीआई को लीड करने का, while बानी पीटीआई अभी अंदर ही हैं, तो आप उन्हें रिलीज़ कराने में कोई कैटेगोरिकल रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पीटीआई को अपनी स्ट्रेटजी ठीक करनी पड़ेगी, whoever wants to lead। स्ट्रेटजी पीटीआई की जो है वो ये होनी चाहिए कि वो एक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश करें, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हो, जमात इस्लामी हो, दीगर जमातें हो जो हुकूमत का ऐसा नहीं है, उन्हें ऑन बोर्ड लें, एक 1 पॉइंट एजेंडे पे आए और फिर अपनी स्ट्रगल का आगाज कर सकते हैं, वो चाहे असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर, कोई भी इसको लीड करे। लेकिन आपको फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान साहब, एस्टैब्लिशमेंट इज अ मेजर पार्टी इन ऑल दिस, उनकी तरफ से भी तो कोई नॉड आना चाहिए ना? नहीं, ऑपोजिशन अलायंस बनाने में तो वो नहीं ना कुछ कहते आपको, तो आप ये नहीं कहते कि ऑपोजिशन अलायंस बना के सड़कों पे निकलेंगे तो फिर मारधाड़ होगी। आई डोंट थिंक सो कि कोई परमिशन मिलेगी। मैं सड़कों में निकलने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब ऑपोजिशन का अलायंस बनता है ना ग्रैंड, आप पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं? रोल होता है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। पीटीआई क्योंकि इस वक्त अकेली चल रही है, लीडरशिप डरी हुई है या कॉम्प्रोमाइज है, तो वो नहीं डिलीवर कर पा रहे। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तकरीबन जितने भी लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, डिफरेंट पार्टीज़ में गए या जिन्होंने कहा कि हम सियासत ही छोड़ रहे हैं, वो सारे तैयार बैठे हैं दोबारा से पीटीआई में आने के लिए। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये इजाज़त कहाँ से मिलनी है, और अगर अभी तक बानी पीटीआई अंदर हैं तो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही कि लॉयर्स वो डिलीवर नहीं कर सके जो उन्होंने समझा था कि वो कानूनी जंग की शक्ल में कर सकेंगे। सो द सिचुएशन इज़ फ्लूइड फॉर पीटीआई, इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि जो करंट ल्यूक वार्म पॉलिटिक्स हैं ये हर एक की समझ से बाहर हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और अब बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाले पहले जुडिशल कमीशन इजलास की, जो कि 5 नवंबर को तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये एक बहुत अहम मरहला है जिसमें आईनी बेंचेस के क़याम के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देना था। आज हतमी नाम सामने आ गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ये नाम फ्लोट किए हैं, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान शामिल हैं। जो नाम सामने आए हैं उनकी तादाद 13 है और आईनी बेंच का सरबराह, जो कि एक प्रिजाइडिंग जज कहलाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से मुंतखब कर लिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईने पाकिस्तान के मुताबिक चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। चीफ जस्टिस के अलावा 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत का प्रिजाइडिंग जज, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में से 2 सेनेट और 2 कौमी असम्बली के नुमाइंदे, 1 टेक्नोक्रेट या खातून या नॉन मुस्लिम मेंबर, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और 1 नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल शामिल होगा। यूँ ये 13 की तादाद पूरी हो जाती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन में नामजद अरकान में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान, कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब शामिल हैं। जबकि सेनेट में से सेनेटर फ़ारूक एच नाइक हैं और सेनेटर शिबली फराज, और ख़ातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद भरोचा को नामज़द किया गया है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद 5 नवंबर को बुलाए जाने वाले इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि आईनी अदालत का प्रिजाइडिंग जज कौन होगा और आईनी बेंच में दीगर जजेस कौन से होंगे।
ये बहुत ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें प्रिजाइडिंग जज भी लगने जा रहा है, आईनी बेंच भी बनने जा रहा है, बहुत टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये सब कुछ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए बहुत सारे लोगों को इसको समझने में भी मुश्किल हो रही है। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, इमरान वसीम, जो इन चीज़ों को बड़ा करीब से देखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मसला बन गया है एक आम आदमी के लिए कि प्रिजाइडिंग जज कैसे लगेगा, उसके बाद बेंच कैसे बनेगा। ज़रा आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये बताएं कि अब ये जुडिशल कमीशन किस तरह आईनी बेंच तश्कील देगा। पहले तो ये है कि आज जो चीफ जस्टिस हैं याहिया फरीदी साहब, उनकी जानिब से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे बुला लिया गया है। और इस इजलास का जो एजेंडा सामने आया है, उस एजेंडे के मुताबिक एक तो 5 नवंबर को जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, एक तो कमीशन का जो सेक्रेटेरिएट है उसके क़याम के हवाले से मामले पर, एजेंडे पर गौर करेंगे, और दूसरा जो नुक्ता है एजेंडे का वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के क़याम के हवाले से जजेस की नॉमिनेशंस हैं। अब जो पहला इजलास होना है, वैसे तो ये 26वें आईनी तरमीम के मुताबिक 13 रुकनी ये जुडिशल कमीशन है, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान शामिल होंगे, और उसके साथ वजीर कानून हैं और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हैं। 4 पार्लियामेंट के अरकान होंगे, जिसमें 2 सेनेट से हैं, 2 कौमी असम्बली से हैं, और एक पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा वकील होंगे, और एक जो है वो खातून रुकन होंगी रोशन खुर्शीद, जो आज स्पीकर साहब ने उनको नॉमिनेट किया है। तो ये 12 अरकान बनते हैं। 5 नवंबर को जो इजलास होना है, इस इजलास में ये कमीशन जो है, ये फोरम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठ के जो आईनी मुकदमात हैं उसकी समाअत करेंगे। उनके नामों पर गौर करने के साथ साथ जो है वो ये बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। और प्रिजाइडिंग जज कौन हो सकता है इन योर ओपिनियन? किस तरह उसका इंतखाब होगा? प्रिजाइड का इंतखाब जब इस कमीशन के इजलास में, अब आप देखें ना कि ये जो एजेंडा जारी हुआ है इसमें बेंच नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लिखा गया है। यानी बज़ाहिर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए जाएंगे। प्रोविंशियल बेंचेस की बात हो रही है? नहीं, फिलहाल तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है, उनकी बात हो रही है। प्रोविंशियल लेवल पे तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा जब उस सूबे की जो मुतल्लिका प्रोविंशियल जो असेंबली है वो करारदाद पास करेगी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ करारदाद पास करेगी, तो फिर सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के कयाम के हवाले से अलग से जुडिशल कमीशन का इजलास अच्छा होगा। इमरान, शॉर्टली एक चीज बताएं, जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस तरमीम के बाद जो एक रोल था जुडिशरी का वो रीराइट हो गया है, बिल्कुल वो एक नए तरीके से अब उसकी शक्ल इख्तियार होगी। सेंटिमेंट्स क्या हैं जजेस के? सेंटिमेंट्स जजेस के क्या हैं, ये भी मेरे ख्याल से जब जुडिशल कमीशन का 5 नवंबर को इजलास होगा, और फिर उस इजलास में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस, क्योंकि अब इसमें सिर्फ चेयर नहीं है अकेले जो कि नाम जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, बल्कि कमीशन के दीगर अरकान भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जो है वो जजेस नॉमिनेट करेंगे। तो ये जो आप सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो उससे ये हम अंदाजा कर पाएंगे कि जजेस की साइड से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए किसका नाम आता है, और उससे ही हम अंदाजा कर सकेंगे सेंटिमेंट क्या है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आपने हमें ज्वाइन किया। और 26वीं तरमीम की बात हो और बिलाल भुट्टो की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया है। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं इस मामले पे भी और इससे बढ़ के जो कुछ पॉलिटिक्स में हो रहा है उस पर। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 26वीं तरमीम के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो जो पीटीआई की एहतजाजी सियासत थी वो भी थोड़ी सी ल्यूक वार्म हो गई है, और एक रिकन्सिलिएशन का कम से कम इमेज नज़र आया, चाहे वो उस पर 1 पेज पे आए या नहीं आए, लेकिन वो जो एक राब्ता ही नहीं था पीटीआई का किसी पॉलिटिकल एंटिटी के साथ, वो भी हमने इस्टेब्लिश होता देखा। और मौलाना के साथ बहुत पैरेलल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो रोल प्ले किया है वो बिलावल भुट्टो ने किया है।
क्या ये इंगेजमेंट आप लोग कंटिन्यू करेंगे उनके साथ, क्योंकि अभी लंबी हुकूमत चलनी है, अभी तो अगले इलेक्शंस में बहुत टाइम है, बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी इकट्ठे बैठने की, कि अभी सिर्फ 26वीं तरमीम के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया है? देखिए, बिलावल साहब ने तो शुरू से ही ये कोशिश की है कि हमें आपको याद होगा जब वो 2018 में असेंबली में गए थे पहली दफा, तो पहली तकरीर में भी उन्होंने यही कहा था कि हमें इकट्ठे चलना होगा, मुल्क के मसाइल का हल इकट्ठे चल के है। और उन्होंने खान साहब को ये दावत दी थी कि खान साहब आइए, हम मिल के इस मुल्क के मसाइल का हल करते हैं, हम अपने केसेस निपटते रहेंगे लेकिन इस मुल्क के मसाइल का हल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। उस तरफ से हमेशा ये अमल रहा कि नो, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है, मैंने किसी को माफ़ नहीं करना। उसके जवाब में ही ये सूरत हाल रही। ये आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि अल्लाह करे ये जो जेस्चर हमें नजर आया है उम्मीद का, अल्लाह करे ये पक्का हो जाए, ये सॉलिड हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और कोई रास्ता नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब तक हम कंसोसिएशनल मोड में, रिकंसिलिएशन मोड में नहीं जाते, ये नहीं पॉसिबल कि हम मुल्क के मसाइल का हल निकाल सके। इख्तलाफात अपनी जगह रहेंगे, नजरियों के इख्तलाफ होंगे, बातों पे इख्तलाफ होंगे। अगर किसी के खिलाफ जनरली केसेस है तो अपने केसेस भुगतेगा, लेकिन आप तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे बैठते हैं, मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं, यही एक तरीका होता है। ट्रू। और वैसे भी डिसएग्रीमेंट्स तो रहने चाहिए, हर पार्टी का एक अपना तरीका होता है चीज़ों को लेके चलने का, सोचने का, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, चाहे इकॉनमी को लें, चाहे आप टेररिज्म को देख लें, रिकंसिलिएशन इज़ द की मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन ये 26वीं तरमीम के बाद आपको लगता है जो जुडिशल एक्टिविज्म कह लें उसको, या पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी कह लें, वो तो मतलब एक उसके लिए प्रॉपर टर्म आई डोंट हैव इट, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी बैक एंड फोर्थ, वो अब रुक जाएगी? डू यू थिंक कि जो एक बार बार इंटरवेंशन होती थी, जो पार्लियामान को लगता था कि इंटरवेंशन हो रही है, वो अब रुक जाएगी? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज अभी प्रिजाइडिंग जज लगना है, उसके बाद आईनी बेंच के कन्फिगरेशन कैसी होती है, अगर उसके बाद भी, आई एम ओनली हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई चीज़ ऐसी उस बेंच ने अप्रूव कर दी या डिसअप्रूव कर दी जिससे पार्लियामेंट एग्री नहीं करती, तो फिर कोई क्लैश आएगा, क्योंकि दिस हैज़ बिकम अ नंबर गेम नाउ। अच्छा, ये तो जो तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रही हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और अल्लाह करे कि जिस नीयत के साथ ये अमेंडमेंट्स हुई है उसी नीयत के साथ ही आगे कैरी कर जाए, और हमारे जो मेंबरान इसके हैं वो भी इसी रूह को जारी और सारी रखें, कायम रखें। ये बात दुरुस्त है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट है अदालतों के ऊपर, एक माजी के ऊपर, साइड लेने के ऊपर, कि अदालत किसी की फलां साइड, फलां जज साहब और फलां को सपोर्ट करते हैं, फलां जज साहब फलां को। तो ये जो तासर माजी में रहा है, इसको तोड़ना एक मुश्किल काम है। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी अपने आप को काफी हद तक, जो धड़ेबंदी हमें बाजार नजर आती है, उसमें उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा है, और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं, जज साहबान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हुजूर इस मुल्क की बेहतरी के लिए जुडिशरी में एक यकसानियत यानी एहतराम का जज्बा, आप हमें सियासतदानों को कहते हैं कि आप इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें, जुडिशरी में तो होता ही है कि 3 जज बैठे हैं, 2 एक तरफ फैसला देते हैं, एक जज साहब डिफर करते हैं, वो दोस्तों की तरह उठते हैं, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ डिफरेंसेस इतने हो गए कि हाथ में लाने से गए। ये वाला जो मिजाज है, ये अगर जुडिशरी जैसे इदारे में जहाँ के बहुत हम्बल मिजाज के लोग बैठते हैं, और 65 साल की उम्र तक या 60 साल की उम्र के बाद मेरी उम्र के जो लोग होते हैं, यहाँ आके जज्बातियत कम होनी चाहिए। तो अब हम तवक्को कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह करे जिस रूह के तहत हुकूमत ने या हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातों ने या अपोजिशन की कुछ जमातों ने जो अमेंडमेंट की है, वो रूह कायम रहे, और हुकूमत भी अपने इरादे दुरुस्त करे और जुडिशरी भी अपने इरादे। कोई और तरमीम लाने की ज़रूरत तो नहीं होगी? 27वीं तरमीम के बारे में बात हो रही है, एंड दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज मैंने जो पहला क्वेश्चन किया, अगर उसके जो खदशात हैं वो थोड़े बहुत भी नज़र आए तो फिर मज़ीद अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पहले से उसके ऊपर कोई आपकी कंसल्टेंसी या कोई कंसिडरेशंस चल रही हैं? मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम पॉसिबिलिटी है, कभी किसी वक्त आ जाए, 10 साल बाद आए, साल बाद आए, आ सकती है।
जब भी जरूरत पड़ी, अगर तो वो किसी जरूरत के तहत, मुल्क की जरूरत के तहत, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के लिए ऐसा किया जाता है तो नथिंग लाइक दैट। बिकॉज आज तलाल चौधरी कह रहे थे कि 26वीं क्या, अगर 126वीं तरमीम भी लानी पड़ी तो लाएंगे। तो आई थॉट कि आपसे पूछें, आप इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के। अच्छा, जो मर्जी वजह हो, 2 मिनट के लिए अगर हम वजह को साइड पे कर दें कि इस वक्त बानी पीटीआई जेल में क्यों हैं, बट दिस रिमेन्स ट्रू कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों किसी भी दौर में, दैट रिमेन्स इन बैड टेस्ट। कोई इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता वो। आप लोग बैक एंड पे, मैं अगेन आई एम गोइंग बैक टू बिलावल भुट्टोज रोल, जो उन्होंने बहुत अच्छी पॉस्चरिंग की है 26वीं तरमीम में। कोई बैक चैनल पे आपस में पॉलिटिकल जमातों की बातचीत ऐसी चल रही है कि ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए? मुकदमात आप ज़रूर अपने भुगतें, लेकिन ये जो इतनी लंबी लंबी जेल है और जो लोगों को पकड़ के बंद किया जा रहा है, ये सब रुकना चाहिए। देखिए, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर किसी के केसेस है तो वो भुगतने होंगे। बाकी किसी को पकड़ के जेलों में बंद करने का अमल तो उसी वक्त शुरू होता है जब आप रोज कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद बंद कर देंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे, हम जीटी रोड ब्लॉक कर देंगे। तो नेचुरली फिर जो प्रिएम्प्टिव मेजर्स होते हैं उसमें ये भी इकदाम उठाए जाते हैं जो नाखुशगवार है, नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि अब खान साहब के रवैये में कोई वाकई प्रैक्टिकली नरमी आई है या अभी भी वो गालियां, तो अपने मुखालिफिन को गालियां दे के और उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है और वो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। अगर उनके रवैये में कोई बेहतरी आई है तो यकीनन इससे अच्छा अमल पैदा होगा। आपकी रीडिंग क्या है? आपको लग रहा है पीटीआई जो कुछ खामोश नजर आ रही है, आपकी रीडिंग क्या है? मुझे नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा। मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि उसकी वजह यह है कि मैं पीटीआई की जब सियासत देखता हूँ, उनके एम्स देखता हूँ, उनके ऑब्जेक्टिव्स देखता हूँ और उनका माजी का तरीकाकार देखता हूँ कि वो अचीव द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव, तो वो फिर वो रास्ता है जो लड़ाई का है, जो तसादम का है, जो गाली गलोच का है और अपने दूसरे के ऊपर हावी होने का है और उसको सोशल मीडिया के जरिए इतना दबा दो, आवाज इतनी ऊंची लाउडर में जाके बातें करो, वो रवैया उनका माजी का है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी तब्दीली आई। बस अल्लाह करे मैं गलत हूं। जी, एग्जैक्टली, एवरीबडी सेज दैट के अल्लाह करे हम गलत हों, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। ये जो बिलावल भुट्टो का रोल है, ये कोई फॉर्मल शक्ल इख्तियार कर सकता है अगर वो अभी बिल्कुल किसी बड़े पोर्टफोलियो पे नहीं हैं और इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और आप लोगों ने कोई कैबिनेट में सीट्स भी नहीं ली हुई, कोई पोजीशंस नहीं ली हुई, तो क्यों नहीं ट्रांसलेट कर रहे बिलावल भुट्टो की आप पोजीशन को किसी फॉर्मल पोजीशन में? देखिए, ये डिजाइन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। हमने पहले ही फैसला किया था कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट करेंगे जहां उनको जरूरत होगी, जहां पे हमारा अपना नुक्ता नजर होगा हम उनसे बैठ के डिस्कस कर लेंगे और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन पे आप लोग सेम पेज पे हैं? क्योंकि अब ये चल पड़ी है एक वेव। नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारे साथ दोस्त जो है वो पार्लियामान के अंदर बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल डिसीजन लेने होते हैं उसके ऊपर भी बात हो जाती है। ओके, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। और पॉलिटिक्स चाहे पाकिस्तान में हो चाहे यूएस में हो, इसमें हमेशा एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर रहता है जो चीज़ों को ट्रिगर करता रहता है। पाकिस्तान के केस में वो पीटीआई की सियासत है। जब से 2022 से उनकी गवर्नमेंट गई है उसके बाद से चीज़ें इस कदर एस्केलेट की हैं। हालांकि ये वर्ड वॉर्स और बैटल्स में यूज़ होता है, लेकिन इस कदर एस्केलेट की हैं। और इसी तरह अमेरिका में जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और यूक्रेन में हो रहा है, उसके बाद चीज़ें इतनी एस्केलेट की हैं कि डिविसिवनेस और पोलराइजेशन इंतहाई बढ़ गई है। बहरहाल ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सियासत से थोड़ा शिफ्ट करेंगे, अमेरिकन इलेक्शंस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अमेरिकन इलेक्शंस की बात करते हैं जो कि तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में कैंपेन्स दाखिल हो गई हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप और हैरिस दोनों इस वक्त पहुंच चुके हैं। सैटरडे का दिन वहां गुजारेंगे और उसके बाद संडे को भी वहीं पे रहेंगे। ये स्विंग स्टेट्स के ऊपर जाके अपनी जो कैंपेन है उसको एंड करने का मकसद ये होता है कि उस जगह पे लास्ट टच डाउन किया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होती हैं स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू द यूएस इलेक्शंस। मिशिगन फॉर एग्जांपल, जहाँ पे लार्जेस्ट अरब अमेरिकन्स रहते हैं, ट्रंप वहाँ पे गए और साथ उन्होंने कहा कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसको हम बहुत जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज पीपल लाइक यू एंड पीपल हु आर इन लेबनान दे डिज़र्व पीस।
बट उसके साथ साथ अपनी कैंपेन में सरेआम कैमला हैरिस और ट्रंप ये कहते रहे कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये दोहरा मयार और जिस तरह की हेट स्पीच और वायलेंस हमने इस इलेक्शन कैंपेन में देखी, शायद ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस पे बात करते हैं कि ये यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा है और एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ IR एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आदिल नजम। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तकरीबन एंड के करीब पहुंच गई है कैंपेन US इलेक्शंस की और स्विंग स्टेट्स को ही टारगेट कर रही हैं कैमला हैरिस भी और डोनाल्ड ट्रंप भी। लेकिन ये इतनी डिविसिव पॉलिटिक्स और हेट बेस्ड जो हमने कैंपेन देखी है, जिसमें गार्बेज का भी जिक्र आ गया, जिसमें रेसिस्ट स्लर्स भी यूज़ किए गए एक दूसरे के अगेंस्ट, क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है या दिस हैज़ बीन पार्ट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप? यकीनन इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप, खुसूसन अगर हम लंबी हिस्ट्री में जाएं। लेकिन जिस लेवल पे हो रहा है और जिस वक्त हो रहा है, दैट इज़ वेरी अनयूजुअल। और जिस तवातुर के साथ वो बढ़ रहा है, कि सिर्फ ये नहीं है कि वो एक हेट बेस्ड है, लेकिन वो बजाय उसको कम होने के बजाय उसको कंट्रोल होने के उसको हवा दी जाती है। एंड इट हैज़ बिकम नाउ नियरली नॉर्मल, नॉट ओनली अमेरिका में, लेकिन हमने ये दुनिया में भी देखा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये खाली अमेरिकन फिनोमेना नहीं है। आई थिंक ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रल फिनोमेना है कि इलेक्शंस आर वेरी डिफरेंट। और उसका एक फिनोमेना का हिस्सा ये भी है कि दे हैव बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल। ये हमने अगेन सिर्फ में नहीं देखा, ये भारत में देखा, हमने पिछले हफ्ते जॉर्जिया में देखा, हमने 30 इलेक्शंस में इस साल देखा कि देयर इज ए लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस, जिसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी में। और जो इसका मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आपने कहा ना कि ये तकरीबन इख्तिताम पे आ गया। आई डोंट नो इख्तिताम पे आया है या शुरू हुआ है। राइट, आई डोंट नो कि हम इस कैंपेन के एंड पे हैं, इसके बिगिनिंग पे। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछती कौन जीतता, तो मैं आपसे कहता कि जी मैं आपको 2 दिन में बताऊंगा। लेकिन मुझे ये भी नहीं यकीन कि मैं आपको 2 दिन में बता सकूंगा। ट्रू, इट एंड मुमकिन है कि ये जो है उसके फौरन बाद, खुसूसन अगर ट्रंप जो है ना जीते, तो फिर तो यकीनन है कि ही विल से कि जनाब इलेक्शन जो है वो तो गलत है, वो तो चीटिंग है, वो तो फ्रॉड है, मैं नहीं मानता। सो आप सीट बेल्ट बांधे रखें। अब क्या ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? जिस तरह मिशिगन में थे ट्रंप और वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम अमेरिकन को कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लेबनान, दिस हैज़ टू एंड नाउ, यू डिज़र्व पीस। लेकिन द सेम ट्रंप कन्वेंशन में खड़े होकर कुछ और कह रहे थे, इजराइल को टोटल सपोर्ट कर रहे थे। तो मिशिगन को पता है कि उसकी क्या वैल्यू है और वहाँ पे पीपल आर मसल फ्लेक्सिंग, वो रिएक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्वेश्चंस भी कर रहे थे उनसे कैंपेन में। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कैंपेन में इतने वाजे मैंने नहीं देखे थे कम से कम पहले। एक स्टांस तो कम से कम नज़र आता था कंसिस्टेंट। इसको आप कैसे देख रहे हैं? चीज़ ये है ना कि जी सारी दुनिया में, अगेन ये किसी एक जगह की स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन खुसूसन ट्रंप का साहब के साथ जो गलत बयानी और झूठ जो है उसकी डेफिनेशंस ही चेंज हो गई। सो एक ही रैली में पहले आके लोग ये कह सकते हैं कि वो जो उनके जो अर्ली स्पीकर्स होते हैं कि हम तो नीज़ तो नाबूद कर देंगे फलस्तीनियों को, और उसी रैली में बाद में जो है 2 लाके वो साथ खड़ा करके ये भी कह सकते हैं कि जी मैं जो हूँ तुम्हारे साथ हूँ। और समहाउ उसकी जो डिस्कनेक्ट है वो नजर नहीं आता लोगों को। ना इसका कहने का नहीं है कि दूसरी साइड जो है वो कोई बड़ी प्रो पैलेस्टाइन। आई थिंक इस वक्त मुसलमान होना जो है वो इसलिए मुश्किल हो गया है कि आप एक लाचार फील करते हैं। खुसूसन अगर आप अमेरिका में हो, आप लाचार ये फील करते हैं कि मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ जो मेरी वैल्यूज हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, इसमें यहूदी भी शामिल हैं, इसमें दूसरे भी शामिल हैं, ऑल अमेरिकन्स। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर आदिल, ये जो आपने रियलिटी के साथ डिस्कनेक्ट का जिक्र किया, दैट इज सो ट्रू, बिकॉज एट द मोमेंट एक तरफ यूक्रेन की वो हो रही है, दूसरी तरफ ये गाजा का मसला चल रहा है, बट जिस तरह से कन्वेंशंस में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पैरेलल लाइंस के ऊपर कैटास्ट्रोफी को सपोर्ट कर रही है, हाउ डू यू मेक सेंस आउट ऑफ इट? आई थिंक जी आई डोंट मेक आउट ऑफ इट। अगर आप सेंस कर लें तो नोबेल अवार्ड आपका वेट कर रहा है। आई थिंक, और अगेन मेरा अपना यकीन ये है कि ये सिर्फ अमेरिकन चीज़ नहीं है, ये हम दुनिया भर में देख रहे हैं। और मैं ये सिनिकली नहीं कह रहा, सियासत एक तमाशा बन गया, और तमाशा से मेरी सिनिकल बात नहीं है। मैं कहने का मकसद ये है कि इट इज़ नाउ ए परफॉर्मेटिव हमेशा था, लेकिन एंटरटेन टेक्नोलॉजी है जो आपकी
हाँ, देखिए ना, जो आपका जो फोन है वो पॉलिटिक्स जो है, वो जो 4-5 महीने का प्रोसेस था, वो अब आधे सेकंड के प्रोसेस में तब्दील हो जाता है। ट्रू। राइट? तो जिस तरह आप कोई एक टीवी का ड्रामा देखते हैं ना, किस्त बाय किस्त, और हर किस्त के आखिर में आप चाहते हैं कि मुझे एक हाई मिले, इमोशनल हाई। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक के इलेक्टरल प्रोसेसेस का ये मसला है कि एक तो जो 4 साल है इज बिकम टू लॉन्ग, लोगों का जो अटेंशन स्पैन हैज बिकम टू शॉर्ट। ट्रू। तो देखिए ना, ये पॉलिटिशियन बेवकूफ नहीं है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं आज 8:10 पे एक बात कर सकता हूँ एक कंस्टिट्यूंसी को, एंड आई कैन इमेजिन कि 9:12 पे मैं दूसरी कंस्टिट्यूंसी से ऑपोजिट बात करूंगा, क्योंकि ना पहली बात याद रहेगी, ना वो रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि वो तो स्क्रॉल हो गई ना, और ना कोई उसको ट्रैक करेगा। वो भी जितना मर्जी आप कह लें कि फैक्ट चेक, बट नोबडी इज डूइंग दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको दोबारा भी जहमत देंगे। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग कि पॉलिटिक्स में ये जो टेक्नोलॉजी का ब्लेंड आया है, इसके बाद सेंस मिस हो गई है, हिस्ट्री मिसिंग एलिमेंट है, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग एलिमेंट है। रोज़ाना एक नया रिवॉर्ड चाहिए होता है स्क्रॉल करने वाले को, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं सियासतदान। और उसकी इस वक्त की जो मिसाल है बेहतरीन, वो है जो इस वक्त कैंपेन चल रही है यूएस में। नथिंग मेक्स सेंस व्हेन दे आर टॉकिंग टू द पीपल, लेकिन लोग चेयर कर रहे होते हैं, हार्डकोर रिपब्लिकन्स हैं या फिर डेमोक्रेट्स हैं। सेंस कहाँ है? जो कुछ अमेरिका दुनिया में कर रहा है उसके साथ कनेक्शन कहाँ है? कहीं भी नहीं है। एनीवेज, दिस इज़ हाउ इट इज़। आई विल सी यू टुमारो।